Today, I am planning to start and complete both of your poems, which have been composed by Robert Frost. Before starting the poem, let me discuss with all of you figure of speech. Please ऊपर देखिए figure of speech. Both of you please join over here. आप लोग आ जाइए थोड़ा सा. Because Nandini and Simon will not come today. जल्दी जरा देखिए जरा प्लीज. राजेश ऊपर देखो. व्हाट इज एलिट्रेशन? कौन बताएगा? एलिट्रेशन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? किसको मालूम है? सिर्फ केशव जानते हैं क्या? टू, थ्री, फोर, फाइव. आप बताइए प्रगति. नहीं. एलिट्रेशन क्या होता है? व्हेन ए लेटर, व्हेन वन और मोर लेटर ऑफ सेम साउंड कम्स इन ए लाइन. सुन लीजिए पहले, ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगा, नोट कर लेना कृपया, टाइम बच जाएगा. तो सुन लो, मैं रैंडमली पूछ लूंगा, आंसर होना चाहिए आपके पास. जब कभी भी किसी लाइन में एक ही साउंड के लेटर रिपीट हो, फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस एन एंड एम दे आर रिपीटिंग. ये क्या है? हमारे लेटर है. ये हमारा पूरा वर्ड है और ये हमारा सिर्फ क्या है? लेटर. अगर किसी लाइन में सिर्फ एक लेटर, वो भी सेम साउंड का रिपीट हो, तो दैट विल बी एलिट्रेशन. इसको डाउट है बताइए. क्लियर है? अभी हम पूछ लेंगे दोबारा आपसे. इससे डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. क्लियर है आपको? क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. नंबर टू, रेपिटिशन. रेपिटिशन क्या होता है सुमित? when a word repeats in a line, अगर किसी लाइन में या किसी स्टेंजा में, जो आप कह रही थी, एक वर्ड, अब मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड रिपीट हो, तो दैट विल बी रेपिटिशन. जैसे कि वाटर वाटर एवरीवेयर. इस सेंटेंस में लेटर रिपीट हो रहा है, वर्ड रिपीट हो रहा है? वर्ड. बिल्कुल सही कहा इन्होंने. अगर इसमें लेटर रिपीट होता तो क्या करते भाई? अगर इसमें लेटर रिपीट होता कौन सी फिगर स्पीच होती? क्लियर हो रहा है? एट प्रेजेंट इट इज रेपिटिशन. चारवी क्यों? बिकॉज ए वर्ड इज रिपीटिंग. बिल्कुल सही कहा आपने. रिफ्रेन. लक्ष्य, रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन कौन बताएगा? माय डियर, यू आर रॉन्ग. नो. व्हेन, और ध्यान रखना, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप. अगले क्लास में आप सबकी कॉपी पर पोएट्री वाले सेक्शन में लिखे होने चाहिए. और सैटरडे नहीं आना है, बिकॉज ऑन सैटरडे देयर इज सेमिनार इन माय स्कूल. चलो आपको पता ही होगा, छुट्टी होगी आपकी तो सैटरडे को सेमिनार है स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर. तो आई विल बी फ्री बाय 4:45 और 5 o'clock. तो यू हैव टू कम ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को केशव आके याद दिला देना कि कॉपी चेक करनी है. मेरे को रैंडमली मैं कोई भी कॉपी चेक कर लूंगा.
मुझे फिगर ऑफ स्पीच लिखी हुई चाहिए उसके ऊपर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में, इट विल सेव टाइम। इसमें टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। तो देखिए प्लीज, व्हेन ए वर्ड, लाइन, फ्रेज और स्टेंजा रिपीट्स इन द होल पोम। अगर पूरी पोम में कोई लाइन बार बार आ रही है, कोई वर्ड बार बार आ रहा है, या पूरा स्टेंजा ही रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी फ्यू स्टेंजास, दैट विल बी कॉल्ड रिफ्रेन। जैसे मैंने पहला स्टेंजा पढ़ा, आफ्टर वन स्टेंजा अगेन वही स्टेंजा लास्ट में आ गया। जैसे गाना सुनते हो आप लोग, गाने में वो एक लाइन कॉमन होती है ना, हर बार आती ही आती है, वो रिफ्रेन होता है। समझ आया? तो दिस इज रिफ्रेन। अब कोई कंफ्यूजन? एलिट्रेशन, रेपिटेशन रिफ्रेन में? गुड। एग्जाम्पल की पूरी फॉर्म करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, इधर देखो। स्क्रीन इज प्रॉपरली विजिबल। ये लाइन देखो जरा, क्या लिखा है? मैन में कम, मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। हालांकि अगर हम इस इंडिविजुअल लाइन को देखें, मैन में कम, मैन में गो, भाई भव्य कौन सी स्पीच है? आयुष ना तुम्हारे भव्य? आयुष कौन सी स्पीच है? नहीं, रेपिटेशन वर्ड आ गया ना पूरा। एलिट्रेशन में सिर्फ लेटर रिपीट हो, ए बी सी डी लेटर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा क्या वर्ड रिपीट हो रहा है? आगे ये रहा, मैन में कम, मैन में गो, बार बार आ रहे हैं ना वर्ड्स। अब ध्यान से देखना, लाइन नंबर कौन सी है ये? 10। 10 वाला सेंस है। अब कब आ गई है? 20 पे आ गई, फिर से आ गई, क्या है ये? रिफ्रेन। अब ये रिफ्रेन हो गया। एक और देखते हैं इसमें। 35 पे फिर से आ गई। अगर कोई लाइन, अगर कोई स्टेंजा किसी पोम में रिपीट हो रहा हो आफ्टर एवरी फ्यू लाइंस, एवरी फ्यू स्टेंजा, दैट विल बी रिफ्रेन। नहीं समझ आया ना? इसको डाउट है बताइए। और अगर सिर्फ एक स्टेंजा की बात हो रही है, इन दैट स्टेंजा ए वर्ड इज कमिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज रेपिटेशन। कोई लेटर आ रहा है तो एलिट्रेशन। वेरी गुड। नंबर 4, यहाँ आप कह रहे थे एनाफोरा, व्हेन मोर देन वन लाइन ऑफ अ स्टेंजा स्टार्ट विद द सेम। अगर किसी स्टेंजा की लगातार, ध्यान रखना, लगातार एक से ज्यादा लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो, वो एनाफोरा। जैसे कि लाइन नंबर 1 शुरू हुई आपकी एंड से, और देखिए प्लीज, लाइन नंबर 2 शुरू हुई आपकी इफ से, लाइन नंबर 3 शुरू हुई आपकी एंड से। इट विल नॉट बी एनाफोरा, ये एनाफोरा नहीं है। लेकिन अगर लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 तीनों एंड से शुरू हो रही है, ये एनाफोरा है। अगर आपकी लाइन नंबर 2, 3 एंड से शुरू हो रही है, तो एनाफोरा है। लाइन नंबर
वन टू एंड से शुरू हो रही है तो एनफ हो रहा है। नहीं समझ आया? डाउट आ रहा है आपको खुशहाल? तो एनफ होना नहीं होगा। तो या दो से ज्यादा लाइन, टू और मोर देन टू लाइन्स इफ आर स्टैंडिंग विद द स्टार्टिंग विद द सेम स्टेंजा, सेम वर्ड, इफ टू और मोर देन टू लाइन्स, वन की बात नहीं हो रही है, इफ टू और मोर देन टू लाइन्स in a same stanza are starting with the same word, that will be anaphora। किसको डाउट है बताइए पहले, ऑनेस्टली बता दो किसको डाउट है। ये फिगर ऑफ स्पीच आगे बार बार तंग करेंगे फिर आपको। श्योर? कोई डाउट नहीं है? आयुष आपको भी? चले आगे। नंबर 5, ये तो आपको पता ही होगा, पर्सोनिफिकेशन व्हेन नॉन लिविंग इज ट्रीटेड एज लिविंग बीइंग। जब आप किसी नॉन लिविंग को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें, यू ट्रांसफर द ह्यूमन क्वालिटी, तो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होगा दैट विल बी पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि ओल्ड एज लूटेड हर ब्यूटी। ओल्ड एज लूटेड, लूट इंग्लिश का वर्ड है लूटना, लूटने, लूटना की एक्टिविटी है। क्या ओल्ड एज कुछ एक्टिविटी कर सकती है? नहीं। इसको और सिंपल कर देते हैं आपके लिए। डेथ पुट्स इट्स हैंड ऑन हर, मौत ने अपना हाथ उस पर रख दिया, मतलब वो पर्सन मर गया। डेथ इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग जिसका हाथ होगा। व्हेन यू ट्रीट विच इज नॉन लिविंग और विच इज मेटाफिजिकल, और आप उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, वो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। किसको डाउट है बताइए? पर्सोनिफिकेशन क्लियर? सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन विद, लाइक, एज, जस्ट एज। सिमिली में, सॉरी, मेटाफर में कंपैरिजन विदाउट दीज वर्ड्स। अगर मैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन लाइक, एज, जस्ट एज नहीं लगा रहा हूं, मेटाफर लगा रहा हूं, सिमिली। जैसे कि नाउ आई एम अ लेक, यहां पर मैंने अपने आप को झील से कंपेयर किया, तो अलग अलग चीजें कंपेयर हो रही हैं। क्या लाइक लगा? जस्ट एज नहीं, क्या है ये? मेटाफर। नाउ आई एम लाइक अ लेक, ये हो गई सिमिली। क्या हो गई? सिमिली। क्लियर हो रहा है? खुशहाल डाउट आ रहा है? ऋषि हो गया? भूख नहीं आई। नहीं देखो, एनिमल इटसेल्फ इज ए लिविंग बीइंग। एनिमल में तो लाइफ होती है, तो उसको तो आप पर्सोनिफाई नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, है ना? हाँ, प्लांट को आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली देखा जाए तो वो लिविंग बीइंग है, लेकिन वैसे तो वो नॉन लिविंग है, दे कैन नॉट मूव। क्लियर है? सिमिली क्लियर है? मेटाफर क्लियर है? एल्यूजन, कौन जानता है एल्यूजन? तो नहीं मालूम एल्यूजन? देन ए सुपर नेचुरल, गॉडली, हिस्टोरिकल, या फिर
आपको याद होगा नाइन्थ क्लास में आपकी एक पोम थी विंड, इसमें आया था विंड गॉड। जब कभी भी आप अपने किसी स्टेंजा में गॉड या कोई सुपर नेचुरल पर्सन, कोई हिस्टोरिकल फिगर या ऐसी कोई पर्सनैलिटी जो कहानियों में आती है यूज करेंगे तो वो एल्यूजन होगा। आप जब पोम पढ़ेंगे अमांडा, आपकी बुक में एक पोम है अमांडा, उसमें रेफरेंस है रपुंजल का, वो आपका एल्यूजन है। आपकी आगे पोम आएगी टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इन दैट पोम देर इज रेफरेंस ऑफ परसीवल, ही वॉज ए वॉरियर। तो ये जब कभी भी आप अपनी किसी पोम में से किसी पर्सनैलिटी को मेंशन करेंगे तो इट विल बी एल्यूजन। इसको डाउट है एल्यूजन में? मेटाफिजिकल का मतलब जो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, प्रैक्टिकली वो होता नहीं है, इसे मेटाफिजिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको डाउट है? एग्जाम्पल चाहिए आपको, इधर देखिए। आपकी ही पोम का रेफरेंस ले लेते हैं। देखिए, दिख रही है? फोन दिख रहा है प्रॉपर? देखो ये रहा, परसीवल, called him Percival. Percival was a warrior. He was a fighter in the court of King Arthur. इसके विषय आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो जब आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी को पोम में रेफर करेंगे तो वो आपका क्या होगा? एल्यूजन। ऐसे ही आपकी एक पोम और है अमांडा, उसमें रपुंजल का, बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपने रपुंजल की, शी लिव्ड इन अ हाई टावर, ऐसे एक पोएम स्टोरी है उसकी। ऐसे करेक्टर को क्या कहेंगे? एल्यूजन। क्लियर है? क्या पढ़ते हैं इसे? इसका प्रोनाउंसिएशन है सिनकडकी। क्या पढ़ते हैं इसे? सिनकडकी। ये आपके लेवल की फिगर ऑफ स्पीच है इसलिए बता रहा हूँ, सिनकडकी। क्या होता है सिनकडकी? कोई जानता है सिनकडकी? व्हेन अ स्मॉल रेफरेंस मेंशन द होल पर्सन या सिचुएशन। जब आप बजाय पूरा किसी बात को पूरा मेंशन करने के उसके छोटे से पार्ट को मेंशन करें, वो होता है सिनकडकी। क्या मतलब? आई वॉन्ट ऑल हैंड्स ऑन डेक। आई वॉन्ट ऑल हैंड्स ऑन डेक। क्या मतलब है इस लाइन का? मुझे सारे ऑफिसर डेक पर चाहिए। हैंड का मतलब कि अपने हाथ काट के भेज देंगे वो? नो, आई वॉन्ट ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये मैंने एक छोटा सा रेफरेंस दिया, लेकिन मेरा मकसद या मेरा पर्पस क्या है? आई वॉन्ट ऑल द ऑफिसर्स ऑन डेक। एक और देखिए, डेक मतलब जो
रूफ ऑफ द शिप. yesterday I purchased new wheels. इसका क्या मतलब है? कार. कभी भी आप जब नए व्हील्स खरीदते हैं तो नहीं बताते कल मैंने पहिए खरीदे गाड़ी के. yesterday I purchased new wheels का मतलब मैंने कल नई कार खरीदी. कार का एक पार्ट है क्या? व्हील्स. इसका मतलब कौन सी फ्रेज बीच हो गई? सिनकटकी. और सिंपल कर दो इसे. नहीं फिर आप बताएंगे नहीं ना किसी को, ये बात कौन बताता है कल मैंने पहिए खरीदे. लेकिन अगर आपकी बात भी फुल चढ़ा दें तो माई रियर व्हील हैड गॉन आउट ऑफ डेट, इट वाज ट्रेडेड, दैट्स व्हाई आई हैड टू परचेज न्यू व्हील. ऐसे बोलोगे आप. लेकिन जब भी आप कहते हैं आई परचेज न्यू व्हील्स तो समझ लो कि आप कार की बात कर रहे हैं. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल और सिंपलीफाई कर देते हैं, सुमित हैज फॉलन इन लव विद ए गर्ल. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है. सुमित और भी है दुनिया में. तो सुमित को किसी से प्यार हो गया. अब ही इज डेस्परेटली वांट टू गेट मैरिड. ये पहुंचा उस लड़की के घर पर और उसके फादर से क्या कहता है कि सर मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं. ये तो बोला जाता है ना, हाथ बेटी का हाथ मांगा जाता है. तो इसका मतलब क्या फादर बेटी का ऑपरेशन करा के हाथ पकड़ा के बेटे ले ले जा? नहीं, इसका क्या मतलब है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या बोला? मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ. दिस इज सिनकदकी. ये तो बड़ा कॉमन सेंटेंस है, यूज करते सुनाई होगा आप लोगों ने. तो whenever you mention a small section of something rather than the whole, that is called synecdoche. क्लियर? इधर देखिए जल्दी जरा फास्ट. ट्रांसफर्ड एपिथेट ये याद होने चाहिए आपको सारे. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? when quality of a noun is shifted to another noun. जब एक नाउन की क्वालिटी दूसरे में शिफ्ट कर दी जाएगी ना. सुनो, नाइन्थ क्लास में आपकी कौन थी द स्नेक ट्राइंग? परसुइंग स्टिक. परसुइंग का मतलब है पीछा करना. स्टिक पीछा नहीं कर सकती. कोई पर्सन पीछा कर रहा होगा, उस पर्सन की क्वालिटी को स्टिक में ट्रांसफर कर दिया. ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट. जब आप किसी एक पर्सन की क्वालिटी को किसी दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. फिर वो एंजेम्बमेंट. when there is no full stop at the end of line या फिर लाइन्स. सुन लो भाई अपराजित. मान लीजिए आपके सामने फोर फोर लाइंस का एक स्ट्रक्चर आ गया. आफ्टर लाइन नंबर वन देर इज फुल स्टॉप. आफ्टर लाइन नंबर टू देर इज फुल स्टॉप. आफ्टर लाइन नंबर थ्री देर इज फुल स्टॉप. नो एंजेम्बमेंट. इफ आफ्टर लाइन नंबर वन नो फुल स्टॉप इज देयर, चलो कॉमा में लगा हुआ है, लाइन कंटिन्यूएशन में. आफ्टर लाइन नंबर टू फुल स्टॉप इज देयर तो वो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन क्या हो गई? एंजेम्बमेंट. अगर लाइन नंबर वन टू और थ्री के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वो तीन लाइन क्या हो गई आपकी? एंजेम्बमेंट. अगर पूरी चार लाइन के बाद फुल स्टॉप है तो पूरा स्टैंजा एंजेम्बमेंट हो गया. और अगर पूरी पोम के बाद फुल स्टॉप है तो पूरी पोम एंजेम्बमेंट होगी. डाउट है? इसको डाउट है? ये फिगर ऑफ स्पीच आप नोट कर लीजिएगा, और रिवाइज कर लेना. बाकी ड्यूरिंग द पोएट्री सेक्शन आई विल लेट यू नो अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच टाइम टू टाइम. ठीक है? देखिए, देख लो स्क्रीन पे, कोई बात नहीं. दिस इज द फर्स्ट पोम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो. पहली बार डस्ट होता क्या है?
द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डस्ट। और रेत भी हो सकती है। रेत सुन लो, डोंट फ्लिप द पेजेस ऑफ द बुक। वो स्नो भी हो सकती है, वो सैंड भी हो सकती है। वेरी स्मॉल पार्टिकल, डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पर पॉइंट बात कर रहे हैं, इफ यू हैव एवर गॉन टू एनी हिल स्टेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो यू मे हैव सीन स्नो फॉलिंग और फॉलन स्नो। या तो गिरी हुई बर्फ देखी होगी आपने। और हम लोगों के अंदर एक बीमारी होती है, जहां भी बर्फ पड़ी होती है उसको उठा करके मारना शुरू कर देते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आपने देखा होगा, जब आप उसको पकड़ते हैं तो आपके हाथ में क्या आता है? डस्ट आती है। मतलब वो ऐसे बिखर जाती है। ही इज योर पॉइंट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही बिलोंग्स टू अमेरिका। मैं ज्यादा लेंदी ना करके सिंपलीफाई कर देता हूँ उसको। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पोम? इन दिस वर्ल्ड देयर आर too many things which are considered inauspicious। आपने सुना होगा अमेरिका में 13 नंबर को अशुभ मानते हैं। अगर आपको मालूम हो, अमेरिका में विच इज कंसिडर्ड वेरी एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, 13 नंबर को शुभ मानते हैं, इनऑस्पिशियस मानते हैं। क्रो, कौवा, एक ऐसा बर्ड है जिसको लोग शुभ नहीं मानते, अशुभ मानते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप कहीं जा रहे हैं, एक बिल्ली रास्ता काट जाए, काली बिल्ली, यानी कई लोग रुक जाते हैं, बेवकूफ होते हैं। वो आगे जाते ही नहीं है, उनको लगता है पहले कोई और निकल जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, हमारा कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जिनको हम अशुभ मानते हैं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं एग्जाम देने के लिए, अचानक किसी ने छींक दिया। मोस्टली घरों में क्या होता है, मम्मी कहती बेटे 2 मिनट पानी पी के चले जाओ। हमारे घर में भी होता है जो बात है, हमारे घर में भी होता है। मतलब साइकोलॉजी है हम लोगों की, इसको अशुभ मानते हैं। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? वेरी गुड। यस। जनरली आप लोग अपने घर में अ, दुनिया भर के पेड़ लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन जो सर बताया था अभी, हेमलॉक, हेमलॉक ट्री कोई नहीं लगाता। रीजन? पहली बार सुना है आपने? हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, और इसके जो लीव्स होते हैं काफी कड़वे और जहरीले होते हैं, तो इसको भी अशुभ मानते हैं। आपने सुना भी होगा, पीपल का पेड़, कहते हैं उसमें भूत रहते हैं। रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बैठना चाहिए। मतलब एक इंडियन माइथोलॉजी है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो शुभ अशुभ कुछ नहीं है, ये लोगों की साइकोलॉजी है। इन दिस पोम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द अमेरिकन पोएट, हैज हाईलाइटेड नथिंग इज इनऑस्पिशियस इन दिस वर्ल्ड। इनऑस्पिशियस क्या होता है भाई? इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस का क्या मतलब बताया अभी? आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरा प्रश्न ये है, इनऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? आप सुन ले रहे हैं क्लास में? इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ। ऑस्पिशियस का मतलब होता है, इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएट ऑफ द पोम, क्या नाम है पोम का? डस्ट ऑफ स्नो। वो कहते हैं कि नथिंग इज इनऑस्पिशियस इन दिस वर्ल्ड। और कभी कभार इनऑस्पिशियस चीजें ही हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ले आती हैं। समटाइम्स इनऑस्पिशियस थिंग्स ब्रिंग पॉजिटिविटी इन अवर लाइफ, जैसे कि पोएट की लाइफ में हुआ। अब ह्यूमन लाइफ है, कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप डिप्रेस्ड होते हैं। इन दिस पोम, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट was very depressed, and sometimes you are so much depressed that you do not hesitate even to commit suicide. At this time, when the poem was composed, poet Robert Frost was very much depressed. शायद वो सुसाइड के लिए भी सोच रहा हो, या बड़ा परेशान था। बट सडनली हिज माइंड चेंज्ड। और व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड चेंजिंग हिज मूड? हेमलॉक ट्री एंड क्रो, जिसको दोनों को हमेशा इनऑस्पिशियस मानते हैं। क्या मतलब होता है इनऑस्पिशियस का?
अशुभ। गॉट इट। हाँ भाई आयुष, पहले संज्ञा में एंजम्मेंट है या नहीं है? अगर आपको किसी को नजर ना आ रहा हो भी बुक भी खोल सकते हैं आप, वही लाइन है। एंजम्मेंट है या नहीं है? है। क्यों है एंजम्मेंट? क्या किसी लाइन के लास्ट में फुल स्टॉप है? नहीं है ना। जब किसी लाइन के लास्ट में फुल स्टॉप ना हो वो लाइन है एनजैम्बमेंट। क्या बोलते हैं? एमनी एन, एनजैम्बमेंट। वेरी गुड। देखो, अगर लाइन नंबर वन के लास्ट में फुल स्टॉप होता, एनजैम्बमेंट नहीं होता। अगर लाइन नंबर वन के लास्ट में ना होकर के सेकंड के लास्ट में, तो दो लाइनें क्या होती? एनजैम्बमेंट। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। द वे मतलब जिस तरीके से एक क्रो, हो सकता है क्रो वहां बैठा हो, उड़ के गया हो, या आकर के बैठ गया हो। इन बोथ द कंडीशंस, या तो क्रो आके बैठे या उड़ करके जाए, जो ब्रांच है वो क्या होगी? हिलेगी। ब्रांच के हिलने से क्या होगा? उसमें पानी है, बर्फ है, वो नीचे गिरेगी। तो नेचुरल है। तो द वे, जिस तरीके से क्रो के आने या जाने से हेमलॉक ट्री की बर्फ मुझ पे गिरी। पॉइंट कहाँ खड़ा हुआ है? अंडर द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कौन सा होता है भाई? क्या नाम है तुम्हारा सिद्धम? पॉइजनस ट्री। क्या नाम है तुम्हारा भाई? आर्जव। हेमलॉक ट्री इज ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस? तो क्या मानते हैं उसे? क्या होता है इन ऑस्पिशियस? अशुभ। अशुभ नहीं, अशुभ। कोई बात नहीं, अशुभ होता है। तो क्रो भी क्या होता है? इनऑस्पिशियस होता है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द क्रो देयर वाज मूवमेंट ऑन द ट्री। मुझ पर क्या गिर गई? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट, डस्ट क्या होती है भाई? ये तो देखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। स्मॉल पार्टिकल्स या स्नोफ्लेक्स। बहुत बढ़िया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और अचानक जैसे ही मुझ पर बर्फ गिरी, मेरा मूड चेंज हो गया। पॉइंट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पॉइंट का मूड कैसा था? डिप्रेस्ड। उसका मूड चेंज किसकी वजह से हुआ? हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। मूड का मतलब होता है रिग्रेट। ऑब्वियसली, अगर आपका मूड नेगेटिव है तो जिससे भी आप मिलेंगे, जो भी आप काम करेंगे, बेकार ही होगा। ये आप जब खुद खुश नहीं है तो लोगों को तो नाराज ही करेंगे ना। पोएट वाज थैंकिंग द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बिकॉज ड्यू टू देम हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इससे उसका दिन बच गया खराब होने से। सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। आई वॉज थिंकिंग आई विल हैव टू फेस रिग्रेट द होल डे। लेकिन मैं बच गया। क्यों? मेरा मूड चेंज हो गया। मूड क्यों चेंज हुआ? बर्फ का नेचर क्या होता है? ठंडा। जैसे उसके ऊपर ठंडी बर्फ गिरी, उसके माइंड में एकदम से चेंज आया और वो बदल गया। तो जिसको हम लोग इनऑस्पिशियस मान रहे थे, दे प्रूव्ड ऑस्पिशियस फॉर द पॉइंट। तो आयुष, ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ। शुभ होता है। शाबाश। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। अगली फॉर्म देखिए, सुन लो पहले। फायर एंड आइस, दिस पोम ऑल्सो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। प्लीज सुन लो। फायर रेफर्स टू insatiable desire of human being, greed, लालच। आग का नेचर क्या होता है? जितना उसमें घी डालो उतना भड़केगी। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आज आप अपने सेंसेस को खुश करते चले जाओ और आपके सेंसेस शांत हो जाएंगे, गलत। वो और डिमांड करेंगे। तभी तो जो लोग साधु बनते हैं, दे हैव टू सेक्रीफाइस द वर्ल्डली पोजेशन। आप ये सोच रहे हैं कि आज अपना जी भर के बढ़िया से बढ़िया बाजार का खा लेंगे सब शांत, नो। दे विल इंटेंसिफाई योर डिजायर। तो फायर का क्या मतलब है? डिजायर या फिर ग्रीड। लक्ष्य कौन सी फिर स्पीच है? मेटाफर।
बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि फायर हैज बीन कंपेयर टू डिजायर। क्या लाइक लगाया, एज लगाया, जस्ट एज लगाया? नो, कौन सी फ्रेज यूज हो गई? मेटाफर। आइस रेफर्स टू हेट, नफरत। आजकल दुनिया में वो तो चल रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, इसराइल वर्सेस फिलिस्तीन, राइट, चाइना वर्सेस ताइवान। मतलब इन कंट्रीज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चलता ही रहता है। हेट, हेट हैज बीन कंपेयर टू आइस। क्यों? व्हाट इज नेचर ऑफ आइस? नहीं, वो बिल्कुल सही कहा आपने, आइस का नेचर है ठंडा, और जब आइस मेल्ट होती है तो क्या होती है? फैलती है। दो लोगों के बीच में दुश्मनी है, इसका मतलब उनके रिलेशन ठंडे हो गए हैं। जब आपके बीच में दोस्ती होती है तो आपके रिलेशन में वार्मथ होती है। जब रिलेशन ठंडा हो जाता है, लड़ाई होती है। दूसरी बात, नफरत हमेशा फैलती है। भाई मान लीजिए ऋषि को, क्या नाम तुम्हारा, तुम्हें पसंद नहीं है, अब दोनों में दुश्मनी है, तो हो सकता है कि कृष्णा के कान में जहर डाले। अब, हाँ, लड़का नहीं है वैसा, जहर है ये, आगे फेंक देगा, किडनैप कर लेगा, वैसा कुछ नहीं भरोसा इसकी बात का, क्योंकि नफरत करता है। पर अगर इसका पक्का दोस्त होता, ऐसा इससे भाई लड़का कोई नहीं दुनिया में, भगवान है साक्षात, ये तो बहुत ही बढ़िया लड़का है। क्यों? प्यार करता है। नफरत हमेशा फैलती है, ये भी किसी ना किसी कान में इसके लिए जहर डालेगा। क्योंकि अभी आपने सुना होगा, व्हेन वॉर वाज गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन, इराक हैड अटैक्ड ओवर इजराइल। सुना है आपने? क्यों किया? आपस में लिंक हो रहा है। अभी आपने ये भी सुना होगा, यूएसए इज हेल्पिंग यूक्रेन, $16 बिलियन की हेल्प कर रहा है अमेरिका। अब अमेरिका अगर यूक्रेन की हेल्प करेगा तो क्या रशिया को अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। अगर इफ अमेरिका इज हेल्पिंग यूक्रेन, तो जो रशिया के फ्रेंड है वो उसको हेल्प करेंगे, दुश्मनी बढ़ रही है, उधर दो कंट्री होगी, इधर दो कंट्री होगी। वर्ल्ड वॉर कैसे होती है? तो फायर एंड आइस, फायर रेफर्स टू ग्रीड, डिजायर, आइस रेफर्स टू हेट। दोनों कौन सी फॉर स्पीच है? मेटाफर। नहीं, ट्रांसफर एपिथेट नहीं होगी। ट्रांसफर एपिथेट में तो जब आप एक क्वांटिटी दूसरे में ट्रांसफर कर दें, या ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम लिटरली कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। देखना क्या हुआ है मुझे, हो जाएगा। इधर देखो भाई, पहली लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? कौन सा है? एनाफोरा। समझ आया? एनाफोरा। पहली लाइन के लास्ट में क्या फुल स्टॉप है? सेकंड लाइन के लास्ट में ये दो लाइन कौन कौन हो गई? एनजेम्पमेंट। सम से, लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दुनिया डिजायर से जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और यही तो हो रहा है आजकल। वी पीपल हैव बिकम सो मच ग्रीडी, हम चाह रहे हैं दुनिया की सारी संपत्ति हमारे घर में आ जाए। डिजायरस, वी पीपल हैव बिकम डिजायरस, और इसलिए लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड और हाइपरटेंशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सम से इन आइज, वोटिंग हुई, जैसे क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हो सकता है कि 7 8 या 9 बोले नहीं सर, दुनिया जो है वो तो लालच से ही खत्म होगी। लेकिन हो सकता है कि 8 या 9 या 10 बच्चे कहें कि नहीं, नफरत से खत्म होगी। तो देयर वर डाइवर्स व्यूज। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। पोएट advocated those people who were in favor of fire। पोएट कहता है भाई मैंने दुनिया को देख लिया, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं दुनिया किससे खत्म होगी? डिजायर से। क्योंकि आज हमारी डिजायर्स बढ़ती जा रही है, उस चक्कर में हम लोग जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। वी डू नॉट हैव टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, चिल्ड्रन, कुछ नहीं है। पहला स्टेंजा समझ आया? चार भी को डाउट? बट अब दुनिया इतनी बड़ी है, अभी कोविड हुआ, बिलियंस ऑफ पीपल डाइड, क्या इंडिया की पॉपुलेशन कम हुई? आज भी हम नंबर 1 है, चाइना भी हमसे पीछे चल रहा है। अगर दुनिया खत्म हो रही होती तो इंडिया आधी हो जाती, या कोई कम नहीं हुई।
तो इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, व्हाट इज इट हियर? वर्ल्ड। अगर दुनिया को दो बार खत्म होना पड़े, क्योंकि एक बार में तो नहीं होगी, तो पहली बार में किससे होगी? डिजायर से, यानी कि फायर से। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, फिर पोएट कह रहा है फिर नफरत से खत्म हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फायर, सेकंड इज टू आइस, यानी कि हेट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज आई आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आई पर्सनली फील आइस, आइस रेफर्स टू हेट, इज सफिशिएंट, सफाइस का मतलब सफिशिएंट टू किल द वर्ल्ड। तो हम लोग या तो मर जाएंगे डिजायर से या फिर खत्म हो जाएंगे हेट से। दोनों को मैंने कराई है आपको, जस्ट वेट प्लीज।